हेलो स्टूडेंट, आज देखो हम लोग टुडे वी विल टॉक अबाउट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.12। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.21 की। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इससे न्यूमेरिकल जो लास्ट हमारे पास था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस फेज के लिए क्या था हमारे पास T=2.303 अपॉन के लॉग PI अपॉन 2PI माइनस P टोटल। ये था आपको, इसको आपको रिमेंबर रखना है हमेशा। ठीक है, इससे काम डायरेक्ट हो जाएगा, आपको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि एजो आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर, एजो आइसोप्रोपेन प्रोपेन, ठीक है, जहाँ पे एजो टर्म आता है वहाँ पे 2 N आएंगे। ठीक है, जहाँ पे 2 एजो टर्म आता है वो N2 के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो एजो आइसोप्रोपेन का स्ट्रक्चर जो हमारे पास होगा कुछ इस तरीके से होगा। CH3 CH3 CH CH3 एंड दिस वन। ये किसका स्ट्रक्चर हमारे पास एजो आइसोप्रोपेन। देखो ये N2 आयन है साथ में इस तरीके से। ये किसका हो जाएगा हमारे पास एजो आइसोप्रोपेन। ये आइसोप्रोपेन है तो प्रोपेन है आइसोप्रोपेन में फिर प्रो, ये क्या हो जाएगा आइसोप्रोपेन का काम करेगा। ठीक है, 2 आइसोप्रोपेन होगा और ये टर्म क्या हो जाएगा आइसो हो जाएगा। ये टर्म आइसो को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो 2 हमारे पास लगा है आइसोप्रोपेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है किसका एजो आइसोप्रोपेन का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी। लास्ट हमारे पास एग्जांपल है एक्सरसाइज का 4.21। मैंने बताया था 2 बॉक्स वाले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये आया हुआ भी है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम SO2Cl2 SO2Cl2। ये डाटा दे रहा है। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ये है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जब किया टाइमिंग 0 था तो टोटल प्रेशर 0.5 था। एक्सपेरिमेंटल नंबर 2 जब टाइमिंग हमारे पास 100 था तो टोटल प्रेशर कितना था हमारे पास 0.6 था। ठीक है, इतना आ गया। अब पूछा गया आस्किंग क्या इस क्वेश्चन में इज दैट कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। आपको कैलकुलेट करना रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। तो मैंने बोला कि जो आपको पहले कैलकुलेट करना रहता है पहले उसको आप क्या फॉर्मूला लिख लो। तो रेट कैलकुलेट करना, रेट इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, रेट इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा SO2Cl2, यही होता है। ठीक है, रेट पूछा है तो ये दिस वन हो जाएगा। और किस प्रेशर पे आपको कैलकुलेट करना है 0.65 atm पे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या होगा, रेट इक्वल टू के हो जाएगा SO2Cl2। तो अब पहले के की वैल्यू आप निकाल के लेके आइए, फिर इसकी वैल्यू लेके आइएगा। यहाँ पे पी लगा देता हूँ जो कि प्रेशर से रिप्रेजेंट करेगा। तो पी क्या हो जाएगा दिस वन। ठीक है, अब हमें 2 वैल्यू यहाँ पे चाहिए, एक के की वैल्यू चाहिए और एक इसकी वैल्यू चाहिए। तो के की वैल्यू तो इस डाटा से निकल के चला आएगा। ठीक है, तो डाटा से कैसे निकल के आएगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, पहले फार्मूला लिखता हूँ PI अपॉन 2PI माइनस P टोटल। ठीक है, इतनी बात हो गई। कि अगर बात करूँ 2.303 इंटरवल ऑफ टाइम क्या है 0 से लेके 100 के बीच में, इंटरवल ऑफ टाइम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 मत रख दीजिएगा, 100 हो जाएगा। लॉग PI की बात करूँ तो PI कितना होगा 0.5 हो जाएगा, P इंटू 0.5 होगा, माइनस हो जाएगा P टोटल की वैल्यू। यहाँ पे इसके लिए बात कर रहा हूँ, ये P टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5, ये 1 हो जाएगा, माइनस 0.6 हो जाएगा। K इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग 0 पॉइंट क्या होगा 5 होगा, 1 0.4 होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा। K इक्वल टू 2.303 अपॉन 100, यहाँ फार्मूला लगा दो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो लॉग 5 माइनस क्या होगा लॉग 4 को मैं वी कैन राइट हेयर लॉग 2d⁴ इतना हो जाएगा। K इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग 5 की वैल्यू 0.698, ये फ्रंट पे आएगा, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होगा, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.098 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आएगा। मैं इसको अभी रेस करता हूँ ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है, अभी इसमें किसी को डाउट है
किसी को अगर इसमें डाउट होगा तो बताना। देखो अब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो के की वैल्यू निकल के आएगी 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, ये इतना यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट होके आएगी 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी। ये तो कैलकुलेट होगा। अब PSO2Cl2 का फाइंड आउट करना किस प्रेशर पे, 0.6 ATM प्रेशर पे फाइंड आउट करना है। या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, जैसे मैं बोलता हूँ, पहले आप फाइंड आउट करो PSO2Cl2 का फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकलेगा, नीचे वाला PI माइनस P टोटल है, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके इक्वल हो जाएगा। तो PSO2Cl2 की वैल्यू क्या होगी, 2PI माइनस P टोटल। अब यहाँ पे P टोटल क्या होगा, फाइनल वाला होगा, 0.65 पे होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका हम लोग को कंसंट्रेशन यानी इस प्रेशर पे चाहिए। तो इस प्रेशर पे चाहने के लिए हम लोग को क्या, जैसे रिएक्शन क्या लिखा है, SO2Cl2 है। ठीक है, SO2Cl2 है और ये डिसोसिएट हो गए थर्मल डिकम्पोजिशन में, ऐसे दे रहा। तो अगर आप लेटा सब्ज्यूम करते हो तो ये क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 0, ये X होगा तो ये भी X हो जाएगा, ये क्या होगा PI माइनस कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं P टोटल यहाँ पे बात करूँ तो P टोटल इसका क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड टोटल पहले ऐड कर दो, PI माइनस X प्लस X प्लस X, तो X से X कैंसिल होगा। ठीक है, 0.65 पे याद रखे रहेगा, फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा, P टोटल कितना हो जाएगा, PI प्लस X हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना था, X की वैल्यू निकालना था। तो X क्या था, X की वैल्यू निकालना तो क्या होगा, P टोटल माइनस PI हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि ये जो इनिशियल है इसी का तो फाइनल था, और मैंने इसको क्या सपोज किया था, PA सपोज किया था। अब X की वैल्यू आए कैसे, तो मैंने याद करो आप, वहाँ पे पहले प्रीवियस वाले वीडियो में क्या बताया था, PA क्या था, जो हमारे पास प्रेशर था किसका था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A का क्या था हमारे पास, ये था PI माइनस X था। अब यहाँ पे X की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो X क्या हो जाएगा हमारे पास, PA माइनस क्या होगा, PI। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा, जैसे पहले किया था सेम वैसे ही कंडीशन है, बस कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट नीचे वाले को क्या, PSO2Cl2 का कंडीशन मान लिया है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट यहीं पे पुटअप कर दो। तो 2PI कितना था हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है हमारे पास, इनिशियल है 0.5 है। अब फाइनल तक कंसंट्रेशन दिया 0.65 पे फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 0.65 हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 0.35 आ जाएगा। तो PSO2Cl2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.35 आ गया, डायरेक्ट आ गया। अब उस वैल्यू में उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, K की वैल्यू कितना लेके आऊँ मैं, 2.23 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, इंटू 0.35 होगा, जो आएगा वो हमारे पास रेट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती है, आंसर हमारे पास है 7.8 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ ATM पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर नोट कर लेना, बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है। पहले के लिए के फाइंड कर लो, और जो हमारे पास रेट होगा SO2Cl2 का उसको अलग से निकाल के फाइंड करो, या तो आप इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करो या डायरेक्ट नीचे वाली वैल्यू ही हमारे पास कंसंट्रेशन, यही तो PA है, ये हमारे पास किसके इक्वल था, हमारे पास PA ही की तो इक्वल हो, और ये PA इसके बराबर होगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने PA फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, देखो ये मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा आपके NCERT के अकॉर्डिंग, मैंने पूरा सिलेबस को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। आप अब NCERT सॉल्व करना। अब NCERT में मैंने मैक्सिमम चीज़ें बता दी, अब मैं डिलीटेड पोर्शन को बताता हूँ। ठीक है, डिलीटेड पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ज़रूर पढ़िएगा, उसको लेफ्ट मत करिएगा, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठते हो तो वो कंपटीशन में आता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि डिलीटेड पोर्शन में होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, रेट या सिर्फ रेट लिखो आप, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट। तो आपके एनसीईआरटी में जो हेडिंग हमारे पास है वो क्या हमारे पास है, डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट, डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट।
ठीक है, रेट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो सिंपल से देखो केस में पहले बताता हूँ कि अगर मैं बात करूँ कि टेम्परेचर अगर किसी भी रिएक्शन में स्लो हो रहा, अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्पीडअप पकड़ लेगा, और स्पीडअप पकड़ने का मतलब जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जल्दी जल्दी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स दैट उसका रेट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो इन जनरल में बात करूँ टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड हुआ कि मैंने पीछे भी नोट दिया था एक, कि एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जस्ट डबल हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली है। ठीक है, तो मैं एक एक्सपेरिमेंटली डाटा बताता हूँ जो आपके बुक में है। जैसे हमारे पास 2N2O5 है, ये आफ्टर डिकम्पोजिशन ये हमारे पास देता है N2O4 प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, N2O5 N2O4 में कन्वर्ट हो रहा है और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया जब इसमें 50 डिग्री सेल्सियस पे काम कराया गया तो इसका जो टी हाफ था, टी हाफ मीन्स पता है, यू नो व्हाट, स्टार्टिंग मटेरियल का अमाउंट, स्टार्टिंग मटेरियल जैसे सपोज कर लो 50 है, इसका अमाउंट जितने भी टाइम में आप हाफ हो जाएगा, मान लो 25 ग्राम, पहले 50 ग्राम था इसका अमाउंट, अब कितना ग्राम हो गया, 25 ग्राम हो गया। जितने टाइम में होता है वही क्या होता है, हमारे पास टी हाफ होता है। ठीक है, अगर आप टी हाफ के बारे में नहीं जानते हो तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाना, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, तो आप प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सारे लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने ऐसे राइट किया हुआ है। ठीक, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे ये जो हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है ये सिर्फ 12 मिनट ले रहा है। कितना ले रहा है हमारे पास, सिर्फ 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया इसी पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। जब ये 25 डिग्री सेल्सियस पे किया गया तो इसका जो टी हाफ पाया गया वो कितना पाया गया हमारे पास, 12 आवर पाया गया। ठीक है, कितना पाया गया हमारे पास, 12 आवर, सॉरी 5 आवर है, कितना पाया गया हमारे पास, 5 आवर है। अब हमारे पास जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे किया गया रिएक्शन, 0 डिग्री टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं दिया गया, तब ये हमारे पास इसका जो टी हाफ था वो कितना हो गया हमारे पास, 10 डेज हो गया। अब इसका कंक्लूजन देखो निकल के क्या आता है, कंक्लूजन ये निकल के आता है कि टेम्परेचर आप चेक करिए। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहा हूँ तो रिएक्शन इतना स्लो हो रहा है कि 10 दिन में ये प्रोडक्ट दे रहा है। अगर मैं टेम्परेचर थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूँ, 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूँ, तो रिएक्शन 10 दिन की बजाय 5 ही घंटे में दे रहा है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा दे रहा हूँ यानी 50 डिग्री सेल्सियस कर दे रहा हूँ तो इसका टी हाफ कितना 15 मिनट में दे रहा है, सॉरी 12 मिनट में दे रहा है। तो देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और प्रोडक्ट जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। इस तरीके से ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली डाटा। एक और आपके पास है जो आप एक्सपेरिमेंटली करते हो। ठीक, ये समझ में आ गया। तो कंक्लूजन मैंने क्या निकाल के आया कि जो टेम्परेचर होता है वो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखो सेकंड एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या है हमारे पास। हम लोग लेबोरेटरी में टाइट्रेशन वगैरह करेंगे 12th में। एक KMnO4 होता है, KMnO4 का टाइट्रेशन हम लोग के साथ ऑक्जेलिक एसिड्स के साथ करना। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2C2O4.2H2O। यही है हमारे पास C OOH.2H2O। ठीक है, ये ऑक्जेलिक एसिड, इसको मैंने ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया। ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है ये डीकलराइज कर देता है। ये क्या कर देता है हमारे पास, इसको डीकलराइज कर देगा। इज दैट क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है। KMnO4 सपोज कर लो लैब में जब हम क्या करते हैं ना, टाइट्रेशन करते हैं, तो टाइट्रेशन करने में क्या होता है, कुछ टेम्परेचर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ये अभी 0 डिग्री सेल्सियस, अभी सपोज कर लो कुछ भी है, तो पहले क्या हम लोग के पास KMnO का जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है हमारे पास, पर्पल होता है। अब जैसे हम ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, जब आप ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन कराओगे, अगर इस पर टेम्परेचर नहीं रखे तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा और इसका कलर जो पर्पल कलर है ये बहुत टाइम के बाद डिसअपेयर होगा, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा।
तो उतना तो आपके पास लेबोरेटरी में टाइम नहीं होता, आपके पास 40-45 मिनट्स ही होता तो रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं बात करूँ रूम टेम्परेचर पे, ये काफ़ी टाइम लेगा। ठीक है, टेक मोर टाइम फॉर डीकलराइजेशन, फॉर डीकलराइजिंग। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बहुत कम लेगा। जैसे ही लिटिल बिट क्या एवरेज होता है इसका 60 to 70, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये रिएक्शन सडन करने लगता है और ये KMnO4 का सॉल्यूशन जो पर्पल था अब ये डीकलराइज करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे देखो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि टेम्परेचर फिर से हमारे पास रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, रेट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका पर्पल कलर डिकलराइज कर रहा है, बट टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, बट जैसे मैंने 60 to 70 टेम्परेचर, आप बोलोगे 60 to 70, तो 60 to 70 वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है, वो गिवन है। ठीक है, इससे कम भी करोगे तो भी रिएक्शन में कुछ प्रॉब्लम होती है, इससे ज़्यादा करोगे तो ये क्या हो जाता है, जो ऑक्जेलिक एसिड होता है डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये मेंशन है 60 to 70, इस वजह से ये डिकलराइज करना स्टार्ट कर जाता है। इट मीन्स दैट मैंने कंक्लूजन ये पाया कि जो टेम्परेचर होता है, जो रेट होता है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको किसी भी रिएक्शन के लिए कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है, जब उसका आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज करते हो, 10 डिग्री या राइज करते हो टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट क्या होता है, उसका डबल हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी नोट में बताया हुआ था, ये एक्सपेरिमेंटली है। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो कितना डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसका जो हमारे पास रेट होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। बात समझ में आती है? ये रहा इस तरीके से। अब देखो क्या था कि हम लोग के पास इस टेम्परेचर को रेट से कोरिलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आर्हेनियस। नाम तो सुना होगा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इन्होंने एक अपना इक्वेशन दिया जिसका नाम था हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, वो इक्वेशन क्या था हमारे पास, K=A e⁻⁻ ये इनका इक्वेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, ग्राफ वगैरह भी आता है, न्यूमेरिकल वगैरह भी आता है। तो आर्हेनियस इक्वेशन किसके लिए अप्लाई होता है हमारे पास, टेम्परेचर और रेट के लिए। और यहाँ पे एक और हम लोग को नॉलेज मिलता है किसके बारे में, ये EA के बारे में। EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, तो हम लोग इसकी बात करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन क्या है, K=A e⁻⁻ पहले यहाँ पे वेयर क्या क्या है मैं वो बता देता हूँ। K जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, A क्या है हमारे पास, आर्हेनियस फैक्टर है, ये कांस्टेंट होता है। जो A होता है ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, ए जो होता है हमारे पास कांस्टेंट होता है, वो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए होता है। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, ई क्या हमारे पास है, एक्सपोनेंशियल। ई ए क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, एक्टिवेशन एनर्जी होगा। ठीक है, आर क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट, जो आप 11th पढ़ते थे, रेट कांस्टेंट। ठीक है, टी क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ से के और टी में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, और हम लोग नए थ्योरी पर आएंगे क्या, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, जो यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कोरिलेट करके बताऊंगा के और ए में, टी में रिलेशन कैसा है। तो अभी तो देखने से नहीं पता चल रहा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि के और टी में डायरेक्टली होगा। अब इस इक्वेशन के थ्रू बताऊंगा, और एक नए कॉन्सेप्ट की बात करूंगा जिसका नाम होगा आर्हेनियस इक्वेशन। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय आर्हेनियस इक्वेशन, और ये कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे ये रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं पे काम करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।